हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के अंदर ये टॉपिक कम्युनिटी के अंदर बहुत अपना एक रोल रखता है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसके अंदर ये टॉपिक्स में से हर बार एक या दो क्वेश्चंस करीब हर बार आते हैं। तो इम्यूनाइजेशन को अपन को समझना है, सिंपल वे में समझना है। इसके जो छोटे मोटे जितने भी क्वेश्चंस कवर होते हैं वो इसको हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इम्यूनाइजेशन का मतलब कोई चीज हमको यहां पर रखनी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से समझना है। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है? बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो प्रोसीजर है, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले प्रोसीजर को क्या बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं इम्यूनाइजेशन। क्लियर? और इस प्रोसीजर में यदि आप वैक्सीन एडमिट करते हैं तो इस टर्म को बोलते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन है एक बायोलॉजिकल केमिकल सब्सटेंस, बायोलॉजिकल केमिकल सब्सटेंस जो कि एक एंटीजन की तरह वर्क करता है, एक्ट एज ए एंटीजन। इसमें अंदर होते क्या है? इसमें होते हैं इनएक्टिव स्टेज के अंदर, किल्ड स्टेज के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरस। क्लियर? तो मैं आपको इनकी जो टर्म है इनको क्लियर करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है? बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उनको बढ़ाना इम्यूनाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। और इसके अंदर हम वैक्सीन एडमिट कर रहे हैं तो इसे हम बोल रहे हैं वैक्सीनेशन। यहां पर थोड़ी सी बात समझिए, इम्यूनाइजेशन टर्म किसने दी थी? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बोलेंगे एडवर्ड जेनर ने दी थी। एडवर्ड जेनर ने दी थी इम्यूनाइजेशन की टर्म। अगर आपसे पूछे वैक्सीनेशन टर्म किसने दी थी तो सेम एज एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। अगर यह पूछ ले आपसे कि वैक्सीन टर्म किसने दी तो आपको नो डाउट याद होना चाहिए लुईस पास्चर। किसने दी थी? लुईस पास्चर। क्लियर? आगे की तरफ कंटिन्यू करते हुए, जो वैक्सीन होती है इसकी खासियत क्या होती है कि पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरेशन, पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरेशन से लेकर के पॉइंट ऑफ यूज तक, पॉइंट ऑफ यूज तक इसकी खास बात यह है कि एक आइडियल फेवरेबल टेम्परेचर के ऊपर ट्रांसपोर्ट होती है। और इस आइडियल फेवरेबल टेम्परेचर के ट्रांसपोर्ट होने के मैकेनिज्म को हम बोलते हैं कोल्ड चेन। क्या बोलते हैं मैंने इसे? कोल्ड चेन। डिफरेंट टाइप की वैक्सीन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरेशन से लेकर के पॉइंट ऑफ यूज तक जो भी एरिया आ रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट एरिया, पीएससी, सीएससी और सब सेंटर्स, जितने भी एरियाज आ रहे हैं वहां पर कहीं पर भी कोल्ड चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर कोल्ड चेन ब्रेक होगी तो ये वैक्सीन यूज नहीं ले पाएंगे हम। तो यहां पर आपको एक कंसेप्ट समझना है कोल्ड चेन का, कि कोल्ड चेन का मतलब क्या होता है। कोल्ड चेन का सिंपल सा मतलब है, हम यहां पर कोई ग्रेजुएशन का तो पेपर तैयार कर नहीं रहे, ग्रेजुएशन की तैयारी हम कर नहीं रहे, हमको सिर्फ अर्थ समझना है ढंग से। तो हर चीज को ढंग से समझना है आपको कि कोल्ड चेन क्या है। पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरेशन से जहां से वैक्सीन बन रही है और जहां पर वैक्सीन पिलाई जा रही है वहां तक जो एक आइडियल टेम्परेचर है जो उसका वो फेवरेबल होना चाहिए उसकी कंडीशन के हिसाब से, और उस जो आइडियल टेम्परेचर को मेंटेन करने की जो क्रिया जो मैकेनिज्म है वो कोल्ड चेन कहला रही है। तो कोल्ड चेन अगर कहीं पर भी ब्रेक होगी तो वो वैक्सीन यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अब हमने बोला कोल्ड चेन, तो कोल्ड चेन कंसेप्ट अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोल्ड चेन किससे संबंधित है, रिलेटेड विद, तो आपका तुरंत आंसर आता है कोल्ड चेन रिलेटेड विद। तो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा वैक्सीनेशन। इस प्रकार से आपके सामने बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन ये
आता है कि कोल्ड चेन किससे संबंधित है, तो आप बोलेंगे वैक्सीनेशन से संबंधित है। और अगर समझना है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोल्ड चेन क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर से लेकर के पॉइंट ऑफ यूज तक जो ये आइडियल टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा, जो फेवरेबल होगा वैक्सीन के लिए, वो क्या है, कोल्ड चेन है। और कहीं पर भी अगर कोल्ड चेन ब्रेक होती है, मोस्ट कॉमनली सब सेंटर्स पे आकर के, विलेज पॉइंट के ऊपर आकर के ये ब्रेक होती है, तो अगर ये कहीं पर भी ब्रेक होंगी तो ये यूज नहीं करी जाएंगी। तो कोल्ड चेन, तो क्वेश्चन अगर आ जाए ऐसे पूछा जाएगा कोल्ड चेन किससे संबंधित है, तो आप बोलते हैं वैक्सीनेशन से संबंधित है। बट अगर आपसे पूछे कि वार्म चेन किससे संबंधित है, कॉन्सेप्ट को सोचिएगा एक बार, देखिए कोल्ड चेन था तो मैंने चलते में आपको यह भी बोल दिया वार्म चेन किससे संबंधित है। अब पढ़ना तो है ही, कोल्ड चेन के संग में आपने याद कर लिया वैक्सीनेशन, तो वार्म चेन के संग में भी आप याद करने की कोशिश करो। बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रहा है 2011 से 2016 तक का कि वार्म चेन किससे संबंधित है, तो आपका सिंपल सा आंसर आएगा वार्म चेन संबंधित। डिलीवरी के दौरान जब बेबी का इंट्रा यूट्राइन लाइफ से एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ में बर्थ होता है, वहां से लेकर के डिलीवरी रूम से लेकर के बेबी जब ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे तो न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर हो या फिर वो वार्ड के अंदर हो, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, वार्ड के दौरान और घर पे जाने के दौरान जो भी चैन बनी वो बनी वार्म चैन। मतलब एक वार्म टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है ताकि बेबी को हाइपोथर्मिया, साइलेंट कलर डिजीज कंडीशन नहीं हो पाए। तो अगर आपसे पूछे कि वार्म चैन किससे संबंधित है, तो वार्म चैन के कंपोनेंट आप डिलीवरी से संबंधित रख सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कंगारू मदर केयर, KMC, मदर टू बेबी स्किन कॉन्टैक्ट, टेम्परेचर मेंटेन इन वार्ड, ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी रूम। तो ये सब चीजें आपको सिंपल से तरीके से समझनी है। वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, कोल्ड चेन किससे संबंधित है एंड वार्म चेन किससे संबंधित है। अब कोल्ड चेन आपको समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चरेशन से लेकर के पॉइंट ऑफ यूज तक जो भी एक लाइन चली उसको आपने क्या बोला, कोल्ड चेन बोला। क्लियर। अब नेक्स्ट, कोल्ड चेन कहीं पर ब्रेक हुई है, कोल्ड चेन कहीं पर ब्रेक हुई है, उसको चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए एक मार्कर होता है, इसे बोलते हैं वैक्सीन, इसे आप बोलते हैं वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग, वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग, VVM. It is used to check the, it is used to check the potency of vaccine. वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए आप VVM को यूज करते हैं। देखिए किस प्रकार से, इसके अंदर WHO के हिसाब से 4 ग्रेड होती हैं। WHO के हिसाब से कितनी ग्रेड है, 4 ग्रेड है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एंड फाइनली फोर्थ ग्रेड। क्लियर। इसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए आपके पास में पैटर्न होता है। वो पैटर्न क्या है, इसके अंदर 2 सर्किल्स होते हैं, एक ये सर्किल है और इस सर्किल के अंदर होता है एक स्क्वायर। क्लियर, समझ में आई बात। सेकंड नंबर पे दोबारा से बनाता हूं मैं आपके सामने, ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है और इस सर्किल के अंदर क्या है, इसके अंदर है स्क्वायर। ये रहा एक स्क्वायर, ये रहा एक स्क्वायर, ये रहा एक स्क्वायर। क्लियर। अगर ये VVM का मैकेनिज्म है, अगर स्क्वायर के अंदर व्हाइट प्रेजेंट हो, व्हाइटिश प्रेजेंट हो और सर्किल के अंदर लाइट ब्लू प्रेजेंट हो, गौर से समझिएगा, सर्किल के अंदर तो लाइट ब्लू प्रेजेंट है, लिख भी देता हूं मैं इस चीज को।
सर्किल में क्या प्रेजेंट है? सर्किल में प्रेजेंट है लाइट ब्लू, क्लियर। और स्क्वायर के अंदर या स्मॉल स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्क्वायर के अंदर प्रेजेंट है व्हाइट। दैट इट मींस दिस वैक्सीन कैन बी यूज्ड, इसको यूज में लिया जा सकता है, इट कैन बी यूज्ड। बात समझने की कोशिश करिएगा। सेकंड नंबर पे अगर सर्किल के अंदर लाइट ब्लू है, जैसा कि फर्स्ट में आपको मैंने बताया सर्किल के अंदर लाइट ब्लू है, और स्क्वायर के अंदर डॉटेड पिगमेंटेशन है, लाइट ब्लू पे डॉटेड पिगमेंटेशन है, तो इस वैक्सीन को भी आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज। मैं लिख भी देता हूं पूरी तरीके से ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं हो। कैन बी यूज कैसे? सर्किल के अंदर है लाइट ब्लू एंड स्क्वायर के अंदर पिगमेंट ऑफ लाइट ब्लू। तो इस कंडीशन को भी आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे अगर सर्किल के अंदर ब्लू प्रेजेंट है और स्क्वायर के अंदर भी लाइट ब्लू प्रेजेंट है, तो ये वैक्सीन आप क्या करेंगे? नॉट यूज्ड। क्या करेंगे आप? नॉट यूज्ड। और सेकंड कंडीशन, लास्ट फाइनली फोर्थ ग्रेड के अंदर अगर सर्किल के अंदर ब्लू प्रेजेंट है और स्क्वायर के अंदर भी ब्लैकिश ब्लू प्रेजेंट है, तो ये भी क्या है? नॉट यूज्ड। तो आपको वैक्सीन एडमिट करने से पहले ये वाला कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, वीवीएम का, वैक्सीन बायो मॉनिटरिंग का। इसके अंदर डब्ल्यूएचओ ने 4 ग्रेड प्रोवाइड करे थे। फर्स्ट ग्रेड के अंदर कहता है कि सर्किल के अंदर लाइट ब्लू है लेकिन स्क्वायर के अंदर व्हाइट है, तो दिस वैक्सीन कैन बी यूज्ड। सेकंड कहता है सर्किल के अंदर लाइट ब्लू है लेकिन अगर स्क्वायर के अंदर लाइट पिगमेंटेशन ऑफ ब्लू है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। फाइनली कहते हैं कि अगर सर्किल के अंदर ब्लू है और स्क्वायर के अंदर भी ब्लू आ रहा है, तो यह वैक्सीन को यूज नहीं किया जा सकता है। एंड फाइनली अगर सर्किल के अंदर ब्लूइश है और स्क्वायर के अंदर ब्लैक और डार्क ब्लू हो रहा है, तो इस वैक्सीन को भी आप यूज नहीं कर सकते, क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे आफ्टर द डिस्कशन अबाउट द पॉइंट ऑफ कोल्ड चेन एंड द वीवीएम वैक्सीन बायो मॉनिटरिंग, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिकंस्टिट्यूएंट्स। देखिए कॉमन सिंपल क्वेश्चन है, रिकंस्टिट्यूएंट्स क्या होता है? वैक्सीन्स को जो पाउडर फॉर्म में होती है उनको डाइल्यूएंट्स में डाइल्यूट करने की क्रियाविधि रिकंस्टिट्यूएंट्स कहलाती है। कॉमन अगर अपन बात कर रिकंस्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं, तो आप बोलते हैं बीसीजी। बीसीजी की अगर अपन बात करें तो इसका डाइल्यूएंट्स कौन सा है, तो आप बोलेंगे 0.9% NF नॉर्मल सैलाइन, क्लियर। अगर बात करें येलो फीवर की, तो आप यहां पर बोलेंगे येलो फीवर के अंदर क्या बोलेंगे आप? 0.9% नॉर्मल सैलाइन, क्लियर। जो कॉमन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट नंबर पर है मीजल्स की, तो मीजल्स में बोलेंगे आप डिस्टिल्ड वाटर। क्या बोलेंगे आप? डिस्टिल्ड वाटर। अगर आप पूछे एमएमआर की, तो यहां पर भी आप बोलेंगे डिस्टिल्ड वाटर, क्लियर। फाइनली अगर आपसे पूछे हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस बी अगर पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर आप दे रहे हैं तो इसको डीपीटी के संग में डाइल्यूट कर सकते हैं, लेकिन अगर एट बर्थ दे रहे हैं तो आप इसको क्या करेंगे? नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करेंगे, क्लियर। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको समझनी है जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस करी। देखिए बीसीजी की अगर अपन बात करें, बीसीजी की अगर अपन बात करें तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? तो आपका तुरंत आंसर जाएगा मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, और वो है आपके सामने ओपीवी। ओपीवी, क्लियर। बट अगर
बीसीजी को आप डाइल्यूएंट्स कर देते हैं 0.9% एनएस में डाइल्यूएंट कर सकते हैं, तो यह ओपीवी को भी छोड़ करके नंबर 1 पर आ जाती है, जो कि सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन में आएगी। तो याद रखें, आफ्टर डाइल्यूशन ये मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन के अंदर वर्क करती है। क्लियर? तो सबसे पहले इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वर्ल्ड वाइड ग्लोबली प्रेजेंट किया गया था, ग्लोबली लॉन्च्ड हुआ था 1974। ईपीआई एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इन इंडिया लॉन्च हुआ 1978, जो कि आगे चलकर की हुआ यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन 1985 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी जी की स्मृति के अंतर्गत यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 के अंदर लॉन्च हुआ था। उस समय यह 6 किलर डिजीज के अंदर कंट्रोल करता था, डीपीटी, एमपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, मीजल्स, पोलियो एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये 6 किलर डिजीज से किलर क्यों बोला गया? क्योंकि यह बहुत ज्यादा डेथ रेट को बढ़ा रहे थे उस समय, उनके खिलाफ इन्होंने इम्यूनाइजेशन किया था। और जैसे जैसे साल बढ़ते गए वैसे वैसे नए नए वैक्सीन इसमें इंक्लूड होते गए। एंड फाइनली अगर हम देखें लेटेस्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करें, तो यहां पर सबसे पहली बात करते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में एट बर्थ की। एट बर्थ, तो एट बर्थ आप क्या देंगे? एट बर्थ आप देंगे सबसे पहले बीसीजी। बीसीजी डोज रहेगी इसकी 0.05 ml कि कैसे देंगे आप? इंट्राडर्मली देंगे। आईडी देंगे, कहां पर देंगे? लेफ्ट अपर आर्म में देंगे। लेफ्ट अपर आर्म में देंगे। क्यों देंगे अगर बात करें, क्यों, वाई लेफ्ट अपर आर्म में क्यों देना है? तो आपको याद रखना है कम्युनिटी अप्रोच को सिंपल करने के लिए, पता रहे यह बेबी या फिर यह चाइल्ड या फिर एडल्ट वैक्सीनेटेड है बीसीजी से, इसके लिए आप कम्युनिटी अप्रोच को सिंपल करने के लिए लेफ्ट अपर आर्म पे बीसीजी का वैक्सीन देंगे। क्यों? क्योंकि ये बाद में स्कार छोड़ देता है और इस स्कार के बेस पे हम मालूम कर लेते हैं ये बेबी या चाइल्ड क्या है, वैक्सीनेटेड है बीसीजी। क्लियर? अगर यहां पर बीसीजी की फुल फॉर्म अगर पूछी जाए, क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं कुछ छोटे मोटे में, तो आप बोलेंगे बैसिलस कालमेटी ग्वेरिन। ये कई बार क्वेश्चन आता है, बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कालमेटी ग्वेरिन। इसका डाइल्यूएंट्स क्या होता है? तो आपको याद रखना है नॉर्मल सलाइन 0.9% एनएस इसका डाइल्यूएंट्स रहता है, याद रखेंगे आप इस चीज को। और अगर बीसीजी जो पाउडर फॉर्म के अंदर है और यह जब डाइल्यूएंट्स हो जाए, रिकंस्टिट्यूट्स हो जाए, तो यह सबसे ज्यादा हीट स्टेबल हो जाती है, याद रखें। तो आपको याद रखना है कि आफ्टर डाइल्यूशन इसको 4 आवर के अंदर इसको एडमिट करना है, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट नंबर पे कितने टाइम के लिए इम्यूनिटी देगा? तो आप बोलेंगे 10 ईयर के लिए एक बार में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर? बीसीजी के बाद में नेक्स्ट नंबर पे क्या देंगे आप? नेक्स्ट नंबर पे देंगे आप ओपीवी 0 डोज इनिशियल डोज होगी। और संग में क्या देंगे? तो आप बोलेंगे हेपेटाइटिस बी देंगे। हेपेटाइटिस बी कौन सी डोज देंगे? 0 डोज देंगे, बर्थ डोज देंगे। क्लियर? ओपीवी 2 बूंद जिंदगी की तरीके से याद करना है आपको। ओपीवी को कैसे याद करेंगे? 2 बूंद जिंदगी की ओरल पोलियो वैक्सीन। किसने इसकी इन्वेस्ट करी थी? तो आप बोलेंगे सेबिन ने करी थी 1957 के अंदर, याद रखना है आपको। और यहां पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसके कारण से पैरालिसिस होता है? तो आपको याद रखना है ओरल पोलियो वैक्सीन की वजह से
एसोसिएटेड पैरालिसिस होता है और इस पैरालिसिस को बोलते हैं वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पॉलियोमाइलिटिस, VAPP। तो याद रखेंगे आप इसको, मैं यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं VAPP, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पॉलियोमाइलिटिस। याद रखना है कि ऐसी वैक्सीन जिसके कारण से क्या हो, पैरालिसिस हो, तो उसे बोलेंगे VAPE, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पॉलियोमाइलिटिस इज एसोसिएटेड विद द ओरल पोलियो वैक्सीन। और इसके नहीं हो, इसकी वजह से आपको किल्ड वैक्सीन यूज करी जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर पे एट बर्थ के बाद में अपन आते हैं एट 6 वीक। 6 वीक पे कौन कौन सी चलेंगी, तो याद रखनी है आपको सबसे पहली बात, सबसे पहले रखेंगे आप OPV फर्स्ट, सेकेंड नंबर पे पेंटावेलेंट फर्स्ट, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन फर्स्ट, फोर्थ नंबर पे न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन फर्स्ट, एंड रोटा वायरस फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद आराम से करना है आपको। देखिए 2 बूंद जिंदगी की, तो स्लोगन याद है आपको अमिताभ बच्चन जी का, जो उन्होंने बोला 2 बूंद जिंदगी की, तो आपको याद होता है तुरंत ही पोलियो के नाम से। लेकिन अब आप छोटा सा और याद करने की कोशिश करें, 5 बूंद जिंदगी की, तो अभी ये कोई स्लोगन नहीं है, बट एक तरीका है कि 5 बूंद की अगर बात करें तो वो आपके पास में जाएगा रोटा वायरस के अंदर। क्लियर? तो रोटा वैक्सीन जो चलेगी वो 5 ड्रॉप्स के हिसाब से चलेंगी, ऐसा कोई स्लोगन नहीं है, बस याद करने का तरीका है। क्लियर? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन फर्स्ट 0.5 ml सबक्यूटेनियसली देंगे। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, गौर से समझिएगा, अगर IPV की बात कर रहे हैं, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, अगर आपको ये सिंगल डोज के अंदर देनी है, सिंगल डोज के अंदर देनी है, तो आपको ये देनी है 6 वीक के अंदर। कब देनी है? 6 वीक के अंदर। लेकिन आप इसको अगर फ्रस्ट्रेट कर दो, फर्स्ट और सेकंड डोज कर दो, समझ रहे हैं बात को, फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज कर दोगे, तो फर्स्ट डोज को आप दोगे कब? 6 वीक के अंदर। सेकंड डोज को कब दोगे आप? तो सेकंड डोज को आप दोगे, बिल्कुल सोचने के समझने की याद रखें, 14 वीक के अंदर। 10 वीक के अंदर IPV नहीं चलेगी, तो अब याद करना है आपको कि 10 वीक में चलेगी क्या, तो मैं नेक्स्ट लिख देता हूं एट 10 वीक। 10 वीक में क्या चलेगी, अब मैंने आपको बता दिया, सेम एज, गौर से समझिएगा, सेम एज 6 वीक, सेम एज 6 वीक, बिल्कुल 6 वीक की तरह सेम रहेगा, बट नो IPV एंड PCV। याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जहां तक मैं सोच सकता हूं आपको याद हो गया होगा। 6 वीक में चली क्या क्या थी, तो अब आप देख लो क्या क्या चली थी। फर्स्ट आपके सामने क्या चली थी? फर्स्ट चली थी OPV, तो चला दी आपने OPV। सेकेंड, क्लियर? आपने फिर क्या चलाई? पेंटावेलेंट सेकेंड, तो ये चला दिया आपने पेंटावेलेंट सेकेंड, नो डाउट। थर्ड नंबर पे आपने क्या चलाई? थर्ड नंबर पे चलाई आपने रोटा, तो आपने चला दी रोटा सेकेंड। क्लियर? नो डाउट। IPV एंड PCV आप इसमें सेकेंड में 10th वीक के अंदर नहीं देंगे। गौर से समझिए, दोबारा से बता रहा हूं, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन जो सॉल के टाइप की है, वो कब आ रही है? सिंगल डोज में दे रहे हो तो आपको 6 वीक में देनी है, लेकिन डबल डोज में दे रहे हो तो फर्स्ट कब दोगे? 6 वीक के अंदर दोगे। सेकंड कब दोगे? 14 वीक में दोगे, 10 वीक में नहीं दोगे। तो यहां पर याद रखे कि IPV और PCV सेकंड 10th वीक के अंदर नहीं दी जाती है। अब आता है अपने पास में 14 वीक की बात। अब 14 वीक में क्या चलेगा? कंटिन्यू देखें, OPV थर्ड चलेगा, नो डाउट, बिल्कुल चला, ये OPV आपके सामने थर्ड चला। नेक्स्ट नंबर पे पेंटावेलेंट थर्ड चला, ये आपके सामने पेंटावेलेंट चला। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पे आपका इसमें रोटा थर्ड चला, तो ये रोटा भी थर्ड चल गया। अब चलेगा क्या? सेकंड चलेगा। IPV थर्ड चलेगा, सेकंड, तो आप बोलेंगे सेकंड चलेगा। क्लियर? अब अगर पूछे PCV क्या चलेगा, तो आपने बोल दिया ये क्या चलेगा? सेकंड। क्लियर? तो ये सारे के सारे किस में चले? 14 वीक के अंदर चले। देखिए कुछ यहां पर क्वेश्चंस बनते हैं, इनको आप यहीं पर कर लीजिए क्लियर। कि अगर फर्स्ट इम्यूनाइजेशन बोले आपसे, फर्स्ट इम्यूनाइजेशन पूछने की कोशिश करें कि इम्यूनाइजेशन में फर्स्ट इम्यूनाइजेशन BCG रहेगा, OPV रहेगा, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहला इम्यूनाइजेशन मदर मिल्क है, कोलेस्ट्रम है, जो कि जिसमें सबसे ज्यादा हाईली अमाउंट में IgA पाई जाती है। क्लियर?
नेक्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें कि आपके सामने पेंटावेलेंट के अंदर कौन कौन सी आती है, तो पेंटावेलेंट में आपके सामने आती है डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए टॉपिकों को समझने में, ये बात को ध्यान रखें। नेक्स्ट नंबर 10th वीक, 14th वीक और उसके बाद में आता है 14th वीक के बाद में डायरेक्टली 9 मंथ। क्लियर? 9 मंथ पे कौन सी देंगे, तो उसको तुरंत आंसर देखना है आपको, मीजल्स देंगे। क्या देंगे आप? मीजल्स देंगे। मीजल्स का आपको फर्स्ट डोज रखना है। अब याद रखें मीजल्स के संग में क्या चलेगा, तो आपको जापानीज एन्सेफेलाइटिस भी रखना है। जापानीज एन्सेफेलाइटिस फर्स्ट चलेगा। यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी, जहां तक मैं सोच सकता हूं। संग में आपको रखना है विटामिन ए की डोज। विटामिन ए की डोज कितनी लगती है? टोटल विजिट डोज की रहेगी 9 डोजेस लगेंगी और टोटल अमाउंट ऑफ डोज कितना होगा, तो आप बोलेंगे 17 लाख होगा। इनिशियल डोज कब लगेगी, तो इनिशियल डोज लगेगी 1 लाख और हर 6 महीने के बाद में, हर 6 मंथ के बाद में कितनी लगेगी? 2 लाख लगेगी, 2 लाख लगेगी। कब तक लगती रहेगी? 5 साल तक लगती रहेगी, 5 ईयर्स तक ये आपके सामने क्लियर लगती रहेगी। तो विटामिन ए के जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस प्रकार से आते हैं कि इसका डाइल्यूएंट क्या है, इसको कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो याद रखना है विटामिन ए को रूम टेम्परेचर पे रखा जाता है, सबसे पहली बात। सेकेंड नंबर पे इसकी इनिशियल डोज कितनी होती है? 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है और इसके बाद में हर 6 महीने में इसको 5 साल तक देंगे और वो रहेगी 2 लाख यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट। क्लियर? फाइनली अगर हम ये भी लिख दें कि पीसीवी की बूस्टर डोज कब चलेगी, तो आपको ये भी किस में रखनी है? 9 मंथ में रखनी है। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास में 15 to 18 मंथ की। तो 15 to 18 मंथ पे आपके पास में क्या क्या आएगा? सबसे पहली बात मीजल्स की सेकेंड डोज, जापानीज एन्सेफेलाइटिस की अगेन सेकेंड डोज और आगे फर्दरली अपन पूछे विटामिन ए की सेकेंड डोज यहां पर चलेगी। अब 16 to 24 मंथ पे अगर अपन बात करें तो 16 to 24 मंथ पे आपको देना है डीपीटी बूस्टर फर्स्ट और ओपीवी बूस्टर फर्स्ट। अब यह बूस्टर क्या होता है? नॉर्मल आपने वैक्सीन प्रोवाइड करी, उसको बॉडी को इम्यूनिटी मिली, वर्क कर रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रही है? वो कमजोर हो रही है। तो ये जो कम रफ्तार से जो इम्यूनिटी बढ़ रही थी, अब इसको आपको एक साथ बूस्ट करना है, तो आपको इम्यूनिटी को एक साथ बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? बूस्टर डोज देंगे। तो वो कब देंगे आप? 16 to 24 मंथ पे डीपीटी फर्स्ट बूस्टर डोज, ओपीवी फर्स्ट बूस्टर डोज देंगे। नेक्स्ट नंबर पे आता है आपके पास में 5 ईयर पे क्या देंगे आप? तो आप बोलेंगे डीपीटी की सेकंड बूस्टर डोज देंगे और ओपीवी की सेकंड बूस्टर डोज आप प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट नंबर पे आता है 10 ईयर पे आपको देना है टीटी 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली और अगर बात करें 16 ईयर्स तो यहां पर भी आपको देना है टीटी 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली। अगर प्रेगनेंसी की बात करी जाए तो प्रेगनेंसी के अंदर आपको टीटी कब देना है? तो नली पैरा की अगर बात करें नली पैरा के अंदर कब देंगे आप? तो याद रखना है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको टीटी प्रोवाइड करना है। उसको टीटी दिया सबसे पहले और रजिस्ट्रेशन के टाइम के 1 महीने बाद में सेकंड डोज देनी है आपको टीटी की। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मल्टी पैरा की बात करें, मल्टी ग्रेविडा की बात करें अगर आपके सामने, तो याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको क्या देनी है? फर्स्ट डोज देनी है आपको। यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि लास्ट जो प्रेगनेंसी हुई थी वो कब हुई थी। अगर 3 साल से पहले अगर प्रेगनेंसी हुई है तो उसको सेम टाइम पे 1 महीने बाद में भी क्या देना है? सेकेंड डोज भी एडमिट करना है, नो डाउट। लेकिन अगर 3 साल से कम टाइम में प्रेगनेंसी हुई है, 3 साल से कम टाइम पे सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी हो रही है, तो आपको सिंगल डोज देनी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे और वो क्या है? टीटी की। क्लियर? जहां तक मैं सोच सकता हूं आपके पास में जो कंसेप्ट बनते हैं वो सारे के सारे यहां पर आपके सामने क्लियर हो रहे होंगे। थैंक यू।